हेलो बच्चों, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीकॉम की इकोनॉमिक सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि हमारा जो बीकॉम है, चाहे एमडीयू की हो, आईजीयू की हो, या फिर केयू की यूनिवर्सिटी की हो, या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मतलब कि मेनली जो हमारा बीकॉम कोर्स होता है उसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक्स की बुक है वो इन सारे चैप्टर इनसे रिलेटेड ही मिलेंगे आपको। तो आइए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं। तो मेनली बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो बेसिक्स प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में वो कौन कौन सी होती है, कि जो मेन जो बेसिक्स प्रॉब्लम आती है किसी भी इकोनॉमी में, कि हम भाई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आर्थिक समस्या। देखो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं हैं। इन आधारभूत समस्याओं की विस्तृत विवेचना करने से पहले जानना है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय, यानी कि पहले हम सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे मोटा मोटा आपको पता है, अर्थव्यवस्था से अभिप्राय किसी क्षेत्र के लोगों की आजीविका कमाने के लिए की गई आर्थिक क्रियाओं के कुल जोड़ से है। आपने 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि भाई क्षेत्र, यानी कि कौन कौन सा क्षेत्र होता है। जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो तो है ही है, उसके साथ हमारा जो वाटर बॉर्डर है, ठीक है, जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पानी के अंदर 70 नॉटिक माइल्स, और जो हमारे विदेश में हमारे दूतावास हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी टेरिटरी का यानी अपनी अर्थव्यवस्था का अंग मानते हैं, उनमें जो आजीविका कमाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उनका जो कुल आर्थिक क्रियाओं का जो जोड़ होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो देखते हैं कि इस बुक में क्या दिया हुआ है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से आजीविका कमाने में व्यस्त है। कोई नौकरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई पढ़ता है, कोई खेती करता है, कोई चाय बेचता है, कोई रिक्शा ठेला चलाता है। तो यानी कि जो व्यक्ति है हमारे देश के वो कोई ना कोई कार्य करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, या कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, मतलब कि वो कमाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। तो किसी भी देश में काम करने वाला यह सारा जनसमूह अपने अपने स्थान पर परिश्रम करके कुछ न कुछ वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है। इसके बदले में उन्हें कुछ पुरस्कार या आय प्राप्त होती है। यह उनकी आजीविका है। इसके द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में उस सारे जनसमूह को शामिल किया जाता है। कृषि, वनों, खानों, दुकानों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, दफ्तरों, बैंक, अस्पताल, सड़क, नहर, रेलों आदि में काम करके अपनी जीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था किसी गांव, नगर, देश, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था हो सकती है, ठीक है। तो मेनली देखो, एक एक वर्ड तो या एक एक लाइन पढ़ के तो देखो ऐसे आपको लगेगा कि मैं ओनली किताबें ही पढ़ के बुक पढ़ रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि ऐसे तो हम खुद पढ़ लेंगे। तो देखो, मैं आपको इसीलिए एक एक वर्ड पढ़ के पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो रिलेटेड मैं आपको सीधा ही बोल देता यहाँ पे कि एक अर्थव्यवस्था में का अर्थ ये होता है कि भाई एक जो हमारा किसी देश की जो सीमाएं हैं उसके अंदर कोई हर व्यक्ति जो कोई कार्य करता है और अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करता है उससे जो हमें धन प्राप्त होता है या उससे हमें जो इनकम होती है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता था लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको सीख सकें। तो जो हमारे ब्राउन है, यानी कि ब्राउन के अनुसार, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आजीविका कमाते हैं तथा अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। यानी कि मैं डायरेक्ट आपको ये भी रिलेट कर सकता था कि भाई कोई भी अर्थव्यवस्था है वह एक ऐसी प्रणाली है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, लेकिन इससे एक रिलेट नहीं बनता। तो इसीलिए मैंने आपको अच्छे से ओपनली इसको खोल के समझाया है। तो देखो, अब कभी भी आप पेपर में लिखो तो हमेशा डेफिनेशन ऐसे डाला करो कि एजे ब्राउन्स के अनुसार, फिर उसके बाद आपको ये लिखना कि अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि
करते हैं। इसके बाद में इसको एक्सप्लेन भी करना साथ साथ में, ठीक है, कि भाई मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने समाज में रहने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और कार्य के बदले जो भी उसको पैसा या पारिश्रमिक जो भी मिलता है, उसको धन मिलता है, उससे वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके अच्छे से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, 12th वाले काम अब नहीं बचा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर एक और पॉइंट है कि आर्थिक समस्या क्या है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले 12th क्लास में शायद आप मेरे से जुड़ रहे हैं, वीडियो देखी होगी, तो सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ रिलेट की थी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वहाँ पे ना जो साधन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, और जो वहाँ की आवश्यकता है और नीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यही एक मेनली प्रॉब्लम होता है कि साधनों का किस प्रकार चुनाव करें ताकि साधन हमें वहाँ पे कम ना हो, और साधनों का किस तरीके से प्रयोग करें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता संतुष्ट हो। मेनली तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, बाकी मैं आपको इसके अंदर खोल के बताता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती है, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन सीमित है। एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था, तो हमारी जो चुनाव की समस्या है ना, वही हमारी आर्थिक समस्या है, ठीक है, कि भाई साधनों के विभिन्न उपयोगों के बंटवारे संबंधी इस समस्या को आर्थिक समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या दुर्लभ साधनों के बचतपूर्ण उपयोग की समस्या है। ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक समस्या केवल वर्तमान साधनों के वितरण की समस्या ही नहीं, भविष्य में उनके विकास की समस्या भी है। अतः आर्थिक समस्या वह है जो जिससे संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे, भविष्य के साधनों को वृद्धि और उनके वितरण से है। यानी कि इसके अंदर देखो आपको खोल के बताया गया है। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सतत विकास, सस्टेनेबल विकास, उसके अंदर भी हमें ये देखा गया है कि हमें साधनों का इस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे आने वाले समय में हम उन साधनों को बचा सके आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसके अंदर आर्थिक समस्या में खाली चुनाव की समस्या ही नहीं है, उसके वितरण की भी समस्या है। यानी कि हमें जो साधन मिले हैं उसको हम अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और साधनों का उचित प्रयोग भी करना है। कम से कम साधन प्राप्त करके अधिक से अधिक आवश्यकताएं संतुष्ट करनी है, और इसके साथ साथ भविष्य में उन साधनों में किस तरीके से वृद्धि हो उसके लिए भी सोचना है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी परिभाषा कि किसने क्या कहा है। तो रॉबर्ट यहाँ के अनुसार आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध चुनाव की इस आवश्यकता से है कि क्या करे, कैसे करे और किसके लिए उत्पादन करना है, यह आर्थिक प्रगति कैसे प्राप्त करनी है। यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेसेसिटी ऑफ चूजिंग व्हाट, हाउ, फॉर whom टू प्रोडक्ट एंड हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका हम चुनाव की तो समस्या है ही जिसका संबंध चुनाव की आवश्यकता से है कि हमें क्या करना चाहिए, जो चुनाव है उससे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उत्पादन किसके लिए करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारी आर्थिक प्रगति है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। लेफ्ट के अनुसार भी यही है, इसमें दिया गया है कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकता की संतुष्टि का प्रयोग करने से। यानी कि जो आर्थिक समस्या का संबंध है यानी कि रिलेशन है, वो मनुष्य की जितनी भी उसकी आवश्यकता है उनको सीमित साधनों के द्वारा अधिक से अधिक उनका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वितरण किया जाए, अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाए। तो इन चीज़ों का प्रयोग करना ही आर्थिक समस्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे साधन हैं उनको हमें अधिक से अधिक वैकल्पिक रूप में प्रयोग करना है, अधिक से अधिक संतुष्टि करनी है और उनका वितरण करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो आवश्यकता है उनका अच्छे से संतुष्टि की जा सके।
अब देखते हैं इसके अंदर 1.1 आर्थिक समस्या के कारण, यानी कि जो आर्थिक समस्या के कारण कौन कौन से। देखो असीमित आवश्यकता है, देखो ये मैं आपको है ना मेन समझा दूंगा, इतना तो आप समझ ही सकते हो कि असीमित आवश्यकता, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी है ना जो आवश्यकता है ना वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, असीमित आवश्यकताएं होती है। मनुष्य को जितना आप दोगे वो उतनी ज़्यादा ही डिमांड करता चला जाएगा, लेकिन जो हमारे पास साधन है वो बहुत कम है। तो क्या आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से असीमित आवश्यकताएं होती हैं जिनको कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो मुख्य आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, जैसे भाई किसी के खाने की आवश्यकता हो गई, या किसी की हॉस्पिटल की, या बीमारियों के लिए, या फिर किसी की पर्सनल हो सकती है। देखो तो इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे सीमित या दुर्लभ साधन, यानी कि आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली अधिकतर वस्तुएं या सेवाएं सीमित या दुर्लभ होती है। इन पदार्थों को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। तो देखो आप समझो अब कि जो सप्लाई है वो क्या हो गई यहाँ पे कम, और डिमांड क्या हो गई ज़्यादा। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो आपको पता ही है महंगाई हो जाती है। तो क्या है, डिमांड ज़्यादा है तो हमेशा आप इस क्वेश्चन को लिखो, तो इसमें जैसे दिया गया है डी ग्रेटर देन एस, यानी कि एस डी से बड़ा है। तो इसीलिए एक परिभाषा भी लिखी गई है कि दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। बिल्कुल, यानी कि दुर्लभता को इन्होंने डिफाइन किया है कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। अब देखेंगे साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। उत्पादन के लिए साधनों की ओर से क्या विशेषता है कि इनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए, खेल का सामान, मकान, रेल के डिब्बे, अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के फलस्वरूप चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसकी चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या। यदि हम किसी साधन का एक विकल्प में प्रयोग करते हैं तो दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ेगा। हम एक विकल्प को प्राप्त करने के लिए जिस विकल्प का त्याग करते हैं वह प्राप्त किए गए विकल्प की अवसर लागत कहलाएगा। अब आप लोग इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि अवसर लागत, ठीक है, और अगर एक चीज़ को चुन रहे हैं तो दूसरे का हमें त्याग करना पड़ेगा। ये चैप्टर आगे आगे इन्हीं के बेसिस पे चलेगा। तो अवसर लागत एक निश्चित उद्देश्य के लिए साधनों के प्रयोग की वह लागत है जो उस साधन का सर्वोत्तम वैकल्पिक प्रयोग नहीं कर सकने के कारण त्याग जाने वाले लाभ के द्वारा मापी जाती है। इसको मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी फ़िलहाल टाइम आप इसको देख लो। अवसर लागत की धारणा, एक वस्तु की प्राप्त मात्रा की लागत को अन्य वस्तुओं की मात्रा के रूप में जो उसके बदले में प्राप्त की जाती है को माप कर चुनाव की समस्या पर बल देती है। यानी कि देखो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूँ एक आसान सी भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में और अपने लोकल एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास आपने भैंस से बांधी हुई है और वहाँ से दूध आप निकाल रहे हो। अब उस दूध को आप बाज़ार में ले जाते हो, ठीक है, तो या फिर आप अपने घर पे कंज्यूम कर लेते हो उस दूध को। अगर आपने अपने घर पे कंज्यूम कर लिया और बाज़ार में आपने नहीं बेचा, तो जो आपने बाज़ार के लिए जो त्याग किया है यानी कि खुद कंज्यूम किया है, और जो बाज़ार में नहीं बेच के आए उसको छोड़ा है, या फिर आप बाज़ार में बेच आए और खुद नहीं पिया, तो आपने जो अपने लिए नहीं पिया वो जो त्याग किया है उसको हम अवसर लागत के तहत माप सकते हैं। ठीक है, तो साधनों का सीमित होना, उनका वैकल्पिक प्रयोग होना आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण है। यानी कि आर्थिक समस्या किसके कारण उत्पन्न होती है कि साधन सीमित है इसीलिए। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि चूंकि एक अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं सेवा का उत्पादन नहीं कर सकती, अन्य शब्दों में वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती, इसलिए उसके सम्मुख कुछ आधारभूत समस्याएं उत्पन्न होती है जिनके संबंध में उसे चुनाव करना पड़ता है। इस समस्या को आर्थिक आधारभूत समस्या कहा जाता है। तो अब आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए इस चैप्टर को, जो हमारा पहला टॉपिक था, जो चैप्टर का नाम था उसका, कि कोई भी
व्यक्ति अपने पर्सनल एजेंडा पे आप चलिए, अपने पर्सनल उससे लीजिए कि आप अपने घर में हर चीज़ आपके घर में बन नहीं सकती है। आप हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए किसी न किसी पे डिपेंड रहते हो। इसी तरह कोई भी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कुछ भी जो जोग्राफिकल चीज़ें वो सेम नहीं होती है। कहीं पे पहाड़ ज़्यादा होते हैं, कहीं पे रेगिस्तान ज़्यादा होते हैं, कहीं पे पठारी भूमि होती है, कहीं पे मैदान होते हैं, कहीं पे नदियाँ होती है। तो इसके कारण वो सारी चीज़ें अपने एक जगह से हम उत्पन्न नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती है और उनको चुनाव करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को अर्थव्यवस्था में आधारभूत समस्याएं कहते हैं। अब देखेंगे कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात के बारे में बोला हुआ है कि आर्थिक समस्याओं के उदय होने के लिए साधन न सीमित होते हैं, साधन न केवल सीमित होने चाहिए बल्कि उनके उपयोग भी वैकल्पिक होने चाहिए। यदि साधनों का प्रयोग केवल एक ही हो सकता है तब इनके बंटवारे की आवश्यकता क्या है। उदाहरण के लिए यदि भूमि का प्रयोग केवल गेहूं के उत्पादन के लिए किया जाता है तब समस्या कहाँ है। तब गेहूं का उत्पादन करो और चैन के साथ लो। असल में समस्या तब उत्पन्न होती है जब भूमि का उपयोग गेहूं के उत्पादन में भी तथा घरों के निर्माण में भी किया जा सकता है। यहाँ भी चुनाव की समस्या उदय होती है। भोजन के लिए गेहूं के उत्पादन तथा रहने के लिए घरों के निर्माण के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी कि ये तो आपको पता ही है। अभी अवसर लागत मैंने बताया था आपको एक चीज़ कि अगर हम एक चीज़ को त्याग कर रहे हैं, ये खेत है हमारे पास, अब उसके पास उसमें या तो आप गेहूँ बो सकते हो, चावल बो सकते हो। अगर आपने चावल छोड़ दिया तो गेहूँ बो दिया तो चावल छोड़ा है तो वो उसके अवसर लागत के बराबर होगा। इसी तरीके से वो घर में रहने वाला है कि आप घर में या तो खेत बना सकते हो रहने के लिए या गेहूँ उत्पादन कर सकते हो, तो उनके बीच में जो संघर्ष है उत्पन्न होता ही रहता है। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है और इकोनॉमिक्स हर जगह है। आप अगर दिमाग लगाओगे तो आपको हर चीज़ के अंदर इकोनॉमिक्स मिलेगी, चाहे आप अपने घर से कहीं बाहर घूमने जा रहे हो या कुछ सामान लेने जा रहे हो या घर में हो या कुछ काम करने जा रहे हो, हर जगह आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक आर्थिक प्रणाली की आधारभूत समस्या है। यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर जो बेसिक्स प्रॉब्लम होती है वो क्या क्या होती है। देखो, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती है, बिल्कुल होती है। इन समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहा जाता है, यानी कि एक सेंटर प्रॉब्लम है ये। एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं की संख्या विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दी है। शैमुलसन के अनुसार आधारभूत समस्याएं 3 हैं, होम के अनुसार 7, प्रोफेसर सिटगल के अनुसार 4, लेफ्टविच के अनुसार 5। हमारे अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया गया। यानी कि अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं हमारे, उन्होंने अलग अलग तरीके से ये जो आधारभूत समस्या है, जो सेंटर समस्या है, इनको बताया है। तो सबसे पहले जो मेन है इनको देख लेते हैं कि किन वस्तु तथा सेवा का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है। दूसरा है उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, साधनों का पूर्ण प्रयोग या पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त हो, उत्पादन तथा वितरण में कुशलता कैसे प्राप्त हो, आर्थिक विकास में वृद्धि कैसे हो। तो देखेंगे सबसे पहले जो हमें बताया गया है कि किन वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, अथवा सीमित साधनों के बंटवारे की समस्या। यानी ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम कोई भी वस्तु या सेवाओं को उत्पादन करते हैं तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है कि मान लीजिए अगर हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है, अगर उसमें हमने सब में गेहूँ बो दिया तो क्या पता गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए और जो गेहूं की डिमांड है वो कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो हमें प्रॉफिट ना हो। तो इसी तरीके से वो मतलब कि देखते हैं कि भाई कितनी मात्रा में किया जाए, कितना किया जाए, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की समस्या, सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तु से का उत्पादन दुर्लभ साधनों द्वारा किया जाए जिससे कि लोगों की अधिकतम आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके। इस समस्या के उत्पन्न का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकता की तुलना में साधन सीमित होते हैं। यह समस्या वास्तव में सीमित साधनों के बंटवारे की समस्या है। वैकल्पिक उपयोग में सीमित साधनों का बंटवारा साधन बंटवारा कहलाता है। वस्तुओं के विशेष संयोग के उत्पादन के चुनाव का अर्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में साधनों के बंटवारे का चुनाव करना है। तो यानी कि भाई उन्होंने जो साधन के बंटवारे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे एक समस्या बताई गई है कि हमें जो साधन है वो किस तरीके से
हम लगाएं किसी का भी वस्तु का प्रोडक्शन करने में या सेवाओं का उत्पादन करने में, ताकि हमारे पास जो साधन है उसका बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे से प्रयोग हो और जो आउटपुट है वो हमें अच्छे से मिले। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन करने के लिए साधनों की अधिक मात्रा का इसके उत्पादन के लिए बंटवारा करना होगा। यानी कि एक वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन करने के लिए साधनों की अधिक मात्रा का इसके उत्पादन के लिए बंटवारा करना होगा। यानी कि मान लीजिए हमें चावल बोना है, तो जो साधन है उस मतलब कि अगर हमें चावल चाहिए, अधिक चावल चाहिए, तो साधनों का भी हमें अधिक बंटवारा करना होगा। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का संतुष्ट किया जाए, किन का त्याग किया जाए। अन्य साधनों के उपयुक्त बंटवारे के लिए समाज को अपनी जरूरतों के प्राथमिकता आधार पर बांटना होगा। जिन आवश्यकता को संतुष्ट करने का निर्णय ले लिया जाता है उनके विषय में दो बातें तय करनी पड़ती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल सी बात है, आपको समझाता हूँ मैं। यानी कि मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था है, कोई मतलब अंडर डेवलप कंट्री है, जैसे कोई भी देश हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब तो उसके पास पैसे थोड़े कम होते हैं, यानी कि पैसे उसका बजट कम होता है, तो उसको देखना पड़ेगा कि जो बजट है वो हम किस क्षेत्र में ज़्यादा लगाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो। मान लीजिए अगर किसी ने एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी है उसकी, तो वो ज़्यादातर उसमें एग्रीकल्चर चीज़ों में ज़्यादा पैसा करेगा, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा, जिससे उसकी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगी। या फिर कोई ऐसा देश है कि भाई उसको चारों तरफ से खतरा हो रहा है, खतरा रहता है उसको, तो डिफेंस में ज़्यादा पैसा डालेगा। तो वही है भाई, जितना मतलब कि एक सोच समझ के जितना साधन हम किसी एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे लगाएंगे, तो हमें वो दूसरे का उतना ही त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बातें, यही इन चीज़ों को देख के हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो सबसे पहले इनमें देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाए। बिल्कुल, यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाए, कौन सी, जैसे कंज्यूमर गुड्स है, जैसे भाई चीनी, कपड़े, गेहूँ, घी उत्पादन किया जाए। दूसरी पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन किया जाए। यदि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान आवश्यकता को संतुष्ट करना है, तो भाई उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाएगा। इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है और भविष्य में अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, तो पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाएगा। तो इसी प्रकार चुनाव करना पड़ता है कि युद्धकालीन वस्तुएं जैसे बंदूक, तोप, टैंक, एयरक्राफ्ट और शांति में वस्तु जैसे कपड़ा, अनाज, रेडियो आदि का उत्पादन किया जाए। तो भाई अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, और वो देखते हैं कि उसको भाई क्या करना है। और इसी के अतिरिक्त एक चीज़ है आर्थिक कल्याण। कुछ है भाई अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक कल्याण पे ज़्यादा ध्यान देती है, जैसे ये हमारी फिनलैंड वगैरह, ये यूरोपियन कंट्री काफ़ी है जो आर्थिक कल्याण पर अधिक बल देती है, ठीक है। तो इसी की तरह से एक दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन में बताया था कि अगर मान लीजिए हमने बहुत सारा किसी एक ही वस्तु का उत्पादन कर लिया और ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो फिर वो मंदी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ देख के हमें वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, जिससे हमारी साधनों का भी कम प्रयोग हो और हमारा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी एक मात्रा में उत्पादन हो। जैसे कीमत संयंत्र की सहायता से किया जाता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती है, वहाँ पे भाई डिमांड एंड सप्लाई को देख के रिलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, कीमत संयंत्र की अपेक्षा सापेक्ष कीमत ढांचे से है, जिसका निर्धारण मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों की स्वतंत्र प्रक्रिया होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे चीन में इस समस्या का समाधान योजना अधिकारी सरकार द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत में इस समस्या का समाधान कीमत संयंत्र केंद्रीय योजना अधिकारी से आमतौर पर योजना आयोग कहा जाता है के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल यार, ये तो है ही। देखो आप कि जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि उसे कौन सी वस्तु से का उत्पादन करना है, तो उसे निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। यह चुनाव करना पड़ता है, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ठीक है।
तो यही रिलेटेड है। अब एक और पॉइंट है उत्पादन कैसे किया जाए। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात आ रही है कि भाई हमारे पास तकनीकी के चुनाव से संबंधित है, यानी कि हम परंपरागत तरीके से कोई चीज़ें बनाएं जो पुरानी तरीके हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करके इन चीज़ों का रिलेट करें। ठीक है, यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। और क्या है कि कुशलतम संयोग, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें या कौन से तकनीक के चुनाव का प्रयोग करें जिसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। चाहे हमें श्रम प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए या फिर पूंजी प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए। श्रम प्रधान तकनीक आपको पता ही है, बहुत सारे मजदूर श्रमिकों को लगा के उत्पादन करेंगे, जबकि पूंजी प्रधान के अंदर क्या है कि टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, मशीनें लेके आएंगे बड़ी बड़ी, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान साधनों की उपलब्धि तथा सापेक्ष मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, परंतु समाजवादी में इस समस्या का योजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे अमेरिकन हो गई या फिर ये ब्रिटेन की काफ़ी इकोनॉमी हो गई, ये क्या करते हैं, रिलेटिव प्राइस के आधार पर तय करते हैं, या साधनों की जो उपलब्धता है उसके आधार पर तय करते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे बहुत सारी अर्थव्यवस्था है, जैसे इंडियन अर्थव्यवस्था भी है, चाइनीज भी है, तो ये एक योजना अधिकारी तय करता है कि भाई हमें कितना एग्रीकल्चर के लिए बजट भेजना है, कितना हमें और लक्ष्यों के आधार पर तय करना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। अब तीसरा पॉइंट है उत्पादन किसके लिए किया जाए, आय के वितरण की समस्या। बिल्कुल, देखो एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। इस समस्या का संबंध उस प्रश्न से है, अर्थव्यवस्था अपने कुल उत्पादन का विभिन्न आर्थिक इकाइयों में किस प्रकार वितरण करती है। उपभोक्ता वस्तुओं का आवश्यकता के घरेलू क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं में किस प्रकार वितरण किया जाए। क्या उत्पादन का वितरण आवश्यकता के आधार पर किया जाए या उत्पादन के किसी साधन के उत्पादन में योगदान के आधार पर किया जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात में। तो भाई उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, कि भाई हमें घरेलू क्षेत्र में वितरण किया जाए या फिर जो हमारा वितरण है वो आवश्यकता के आधार पर किया जाए। तो भाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। उत्पादन के वितरण में असमानता किसी सीमा तक उचित है। उत्पादन के प्रत्येक साधन को कुल उत्पादन राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा दिया जाए। मजदूरी के रूप में श्रमिक को, ब्याज के रूप में पूंजीपति को, लगान के रूप में भूस्वामी को, लाभ के रूप में उद्यमी को। पूंजी अर्थव्यवस्था में यह वितरण असमान होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वितरण अधिक समान व न्यायपूर्ण होता है। यानी कि वो भाई कह रहे हैं कि भाई जो प्रोडक्शन है, मतलब कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें तो यह वितरण असमान रूप से होता है, जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें बिल्कुल सेम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का विभिन्न उद्योगों व इन उद्योगों की विभिन्न फर्मों में किस प्रकार वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार यह भी तय करना पड़ता है साधन सरकार को उत्पादन का कितना भाग प्राप्त होगा, किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या का संबंध इस तथ्य से है कि अर्थव्यवस्था को अपने उत्पादन का घरेलू क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र के माध्यम से वितरण किस प्रकार करेगी। तो देखो भाई सीधा सीधा रिलेटेड है कि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप डोमेस्टिक मतलब घरेलू लोगों के लिए, हाउस होल्ड लोगों के लिए कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो या सरकारी क्षेत्र के लिए कर रहे हो। मतलब किस प्रकार किसके लिए उत्पादन किया जाए ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने अपने मतलब कि अब इंडिया है, अब इंडिया क्या कर रही है कि चावल का उत्पादन करते हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है, क्योंकि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम खुद ही उसको कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ सरकार ध्यान रखती है कि हमें इन चीज़ों का निर्यात करना है, या फिर आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है, चावलों से आजकल बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही है देश के अंदर ही प्रोसेस करके। तो अब देखेंगे कितना हम पैसा मतलब कितना चावल हम व्यावसायिक क्षेत्र को दे सकते हैं, और भाई गवर्नमेंट भी उसको खरीदती है ताकि वो गरीब लोगों में बांट सके, तो कितना हम सरकारी क्षेत्र को। तो जब भी कोई प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसको देखा जाएगा कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, ये समस्या भी एक समस्या है। ठीक है, अब देखेंगे साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे प्राप्त हो। देखो एक अर्थव्यवस्था
कि चौथी प्रमुख सभी संपूर्ण व पूर्ण प्रयोग करना है। सॉरी, ये है ना, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।